आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला के ऊपर, रे डायग्राम के ऊपर, तो जिससे पेपर में सवाल बहुत सारे आते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल एकदम ध्यान से एक चीज़ समझनी है। जहाँ पर डाउट आए आप कमेंट जरूर कीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत ही हम उसका समाधान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे रे डायग्राम किसके ऊपर, कॉनकेव मिरर के ऊपर। तो कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कॉनकेव मिरर के बारे में क्या क्या चीज़ें पता है। ठीक है, ताकि हम अच्छे से क्लियर कर सकें। आओ बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं हमको कॉनकेव मिरर के बारे में क्या क्या चीज़ें मालूम है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बात को समझना बहुत अच्छे से। ठीक, हम लोगों को जो हम बात करते हैं बच्चों, किसके ऊपर बात करते हैं, कॉनकेव मिरर के ऊपर बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर नॉलेज जो जो मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों इनवर्ड होता है। ये होती है पॉलिश सरफेस, ये मैंने बताया था। ये होती है पॉलिश सरफेस और ये होती है बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ से हम क्या करते हैं, आपको ये भी बताया था। यहाँ से जब हम ड्रॉ करते हैं क्या, एक रे ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको हम पोल कहते हैं। और ये इसका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसका, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम किसी लाइन को इस कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट करते हैं तो ये उसको टकरा कर एक क्या कर देता है, एक पॉइंट पे लेकर आता है। जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो हमने इस पर क्या क्या बताया था, तो मैंने आपको बताया था इस पे कि कॉनकेव लेंस, जो कॉनकेव मिरर जो है, लेंस कह रहा हूँ सॉरी, कॉनकेव मिरर जो है बच्चों वो आपका क्या है। तो पहली चीज मैंने बताया था, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये इकट्ठा करने का काम करता है। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा वो कृपया वहां जाकर देखे, तभी आपको आएगा, समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है तुरंत आकर बैठो और तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास है, जिनको पता है इसके बारे में उनको पूरा पूरा समझ में आएगा। फिर मैंने बताया प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं, वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, वो आपका होता है नेगेटिव, माइनस में होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, आ रहा समझ में अच्छे से, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हो, बीच में बोल रहा हूँ कि आप बताते जाइए किसको कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक, आगे अगर हम चलें, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो अगला पॉइंट हम क्या बता रहे हैं कि कॉनकेव मिरर मैंने कहा कन्वर्जिंग होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। और आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि इसके द्वारा जो इमेज बनती है, इमेज जो है वो कहाँ पर बनती है, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मतलब ये है बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर पोल है तो पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पे। फिर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पर, फिर रखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर रखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर उसके पीछे रखेंगे, और फिर एक बार रखेंगे बच्चों कहाँ पर, इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो हम इस चीज को जानने में इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्टेड है, हम इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड है कि जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लगातार चेंज करते हैं तो इमेज की पोजीशन पे या इमेज के नेचर पर क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर पर जब रे क्या करेगी, इंसिडेंट होगी, टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो आप किधर से, यानी कि आप रे को कहाँ कहाँ से भेज रहे हो और टकराने के बाद वो कहाँ कहाँ आती है, तो उसको हम बोलते हैं रूल्स। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉनकेव मिरर के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब कॉनकेव मिरर का रूल हमको मालूम चल जाएगा, फिर हम जाके रे डायग्राम की तरफ चलेंगे। ठीक है, और इमेज हम कहाँ मानते हैं, मैंने बताया था रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर लाइन आकर मिलेंगी या रेज आकर मिलेंगी, जैसे ये गई,
टकरा के ऐसे दो रेस मिल गई, तो जो हम ये बताएंगे कि जहां पर दो रेस आपस में मिल रही है वहीं पर क्या बनेगी, वहीं पर बच्चों इमेज बनेगी। ठीक है, साथ में हम क्या चीज जानेंगे, हम ये जानेंगे पहला इमेज की पोजीशन, कि पोजीशन कहाँ है, पोजीशन इमेज की कहाँ है। दूसरी चीज हम जानेंगे कि इमेज का साइज कैसा है, साइज मतलब बड़ा साइज बना, छोटा साइज बना, है ना। जैसे एनलार्ज हम बड़े साइज को बोलते हैं, और बड़ा होगा तो हाईली एनलार्ज कहते हैं। ठीक है, एनलार्ज, ठीक है, ये हम यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो और उसके साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हम किसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे बालकों, उसके साथ साथ बच्चों हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, किसके ऊपर चर्चा करेंगे, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इसके बाद आपका अगली चीज जो हम बताएंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, पैर पे क्या प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो अब उसके बाद देखो, हम इसके बाद जो थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड चीज जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे वो क्या होगा, वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपके पास इनलार्ज होगा, जो हम बड़ी इमेज के लिए बताएंगे। बहुत बड़ी इमेज है तो उसके लिखा जाएगा हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, थोड़ा पेन में दिक्कत आ रही है, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक, उसके बाद अगर आपके पास इमेज छोटी है तो छोटी इमेज के लिए हम यूज करेंगे डिमिनाइज्ड, और बहुत छोटी है तो उसके लिए करेंगे हाईली डिमिनाइज्ड। तो पहले मैं आपको एक एक चीज यहाँ बताऊंगा कि इसके रूल क्या है, रे डायग्राम कैसे बनते हैं, और साइज कैसा है, इमेज की पोजीशन कैसी है, और साथ बच्चों नेचर है। नेचर का यहाँ पर दो ही चीज है, एक होता है वर्चुअल, वर्चुअल मैंने कहा था जहां आपको लगता है मिलती हुई अपीयर होती है, यानी कि हमें मिलती हुई अगर अपीयर होती है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल के साथ हमेशा हम लगाते हैं इरेक्ट, इरेक्ट होता है अपराइट यानी कि ऊपर की तरफ। और दूसरी चीज जो है वो आपकी आएगी बच्चों, जिसको हम कहते हैं रियल। रियल क्या होती है, जो एक्चुअल मिलती है उसको रियल कहते हैं, रियल एंड, और इसके साथ आता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होता है उल्टी इमेज। ठीक है, ये नेचर है, ये साइज है जो मैंने बताया था, पूरा साइज है, और इमेज की पोजीशन है। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल चीजों को, बिल्कुल मैं पहले ही बता दिया डायरेक्ट जाने से पहले। अगर आपके दिमाग में सारी बातें रहेंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रूल्स क्या क्या होते हैं। क्या बच्चों, तो हम रूल्स के ऊपर बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला रूल है कि जब रे डायग्राम, हम जब बात करें किसी भी रे को, ये देखो ये रे जा रही है ना बेटा, ये जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर मिलेगी, फोकस की तरफ आएगी। नियम है, ध्यान देना। ठीक है, पहला जो बता रहा हूँ ध्यान देना। अगर मैंने कहा कहाँ से कराओगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर डालोगे तो वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से आ जाएगी, फोकस से आएगी। ये पहली चीज याद रखना। दूसरी चीज बच्चों, सेकंड हम जब बात करते हैं तो सेकंड में हमें कहते हैं यहाँ पे, ये है हमारा, यहाँ मैं बना के दिखा रहा हूँ आप। ठीक है, वरना मैं आपको डायग्राम से भी दिखा सकता था, लेकिन डायग्राम से मैं इसलिए नहीं बता रहा ताकि आपको थोड़ा फील हो कि हाँ हमें बनाना आ रहा है। ठीक है, ये तो ऐसा हमारे पास है। और जब हम बच्चों बात करते हैं, ये आपका होता है पोल, यहाँ आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ होता है बच्चों फोकस। तो सेकंड रूल क्या कहता है कि जब आप किसी रे को, जब आप किसी रे को ये जब आप किसी रे को आप फोकस से इंसिडेंट कराते हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। यानी कि याद रखना, ये रूल क्या बताया, जब भी किसी रे को आप फोकस से इंसिडेंट कराओगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और पहला क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस आएगी, दोनों उल्टे हैं। पैरेलल डालो तो फोकस से आएगी, फोकस डालोगे तो पैरेलल जाएगी। ये फिक्स है, ये नियम है। इसके अलावा ये हमने सब क्या कर रखे हैं, हमने इन सब को ट्रायल लिया है और तब देखा, बार बार ट्राई किया है, तब जाके हमको मालूम है कि हर बार ऐसा होता है, तो हमने ये यहाँ पर रूल बनाए गए हैं। अगला कहता है कि क्या, कि अगर आप ये देखिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है,
अभी मैं कॉनकेव के ही समझा रहा हूँ सारे, हाँ, और कॉनकेव के ही मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, कॉन्वेक्स का हम बाद में लेंगे फिर। ये है बच्चों, ठीक है। तो ये अगर पोल है, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है। तो अगली चीज ये क्या बताता है कि जब आप किसी रे को इसको थोड़ा ठीक कर ले, जब आप किसी रे को हम क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। जब किसी रे को इंसिडेंट कराते हैं, ये टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है यार। जब किसी रे को हम इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, कहाँ, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब किसी रे को इंसिडेंट कराते हैं ऐसा, तो ये इस पे 90 डिग्री के साथ इंसिडेंट होती है। तो ये क्या करती है, जिस रास्ते से ये गई उसी रास्ते वापस आ जाती है। ठीक है, आ रहा समझ में। जब किसी रे को हम कैसे इंसिडेंट कराएंगे बच्चों, जब किसी रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करवाते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पॉइंट से वापस क्या करती है, लौट आती है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। और हमने पढ़ा था कि जब नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हो तो जिस रास्ते वो गई उसी रास्ते वापस आ जाती है। ठीक है, चौथा रूल आपको ध्यान देना है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये भी देखो। यहाँ पर बच्चों एक कॉनकेव मिरर है, ये रहा, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये देखिए एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है बच्चों, ये इसका फोकस है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये कहता है कि जब किसी रे को आप ये देखो किस पे, पोल पे इंसिडेंट कराओगे, तो उसी एंगल के साथ वो क्या होगी, वापस आ जाएगी ये। तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आर होगा। तो ये 4 रूल आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। अगर आपको 4 के 4 रूल पता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा से एक बार मैं यहाँ बता दूं कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी रे को इंसिडेंट कराते हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से आती है बच्चों, फोकस से आती है। दूसरा, अगर आप फोकस से इंसिडेंट कराओगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल आ जाती है। तीसरा, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराते हो तो नॉर्मली इंसिडेंट होता है, तो जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस आ जाएगा। ठीक है, और चौथा, अगर आप पोल से इंसिडेंट कराते हो तो जिस एंगल से इंसिडेंट रे आई उसी एंगल से वापस निकल जाएगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है तो एक बार बच्चों यस लिखो तेजी के साथ। क्या इतनी बातें क्लियर है तो एक बार यस लिख दो तेजी के साथ, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है तो यस लिखो तेजी के साथ। ठीक है, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक ठीक है, तो आगे चलते बच्चों नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। तो अगली चीज जो आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना। नेक्स्ट चीज क्या है उसको थोड़ा सा समझाते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा समझाते हैं। अगली चीज क्या है इसको समझिए। अगला आपका आता बच्चों, अब हम चर्चा कर सकते हैं किसके ऊपर, रे डायग्राम के ऊपर, क्योंकि हमें रूल आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि जब आप रे डायग्राम को समझाते हो तो रे डायग्राम को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, पी और एफ के बीच में रखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा जाएगा तो उस समय क्या होगा, ध्यान देना। ये है बच्चों ऑब्जेक्ट, है ना, ये है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमने इसको रखा है पी और एफ के बीच में। ये पी की पोजीशन है, ये एफ की पोजीशन है, आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब पी और एफ की पोजीशन के लिए बता रहे इसको समझना। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, रे को हमने यहाँ से जो हमने पढ़ा है उसी हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि आपको पता है कि अगर आप इसको यानी कि इस रे को, 4 रूल हमारे पास है, 4 में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमने इसको नॉर्मली इंसिडेंट कराया, यहाँ देखो। तो अगर जैसे नॉर्मली इंसिडेंट कराया तो ये क्या करता है, नॉर्मली अगर 90 डिग्री है तो उसी रास्ते वापस आएगा, और कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा, ये चीज। ठीक है, अगर हमने यहाँ से रे को पहला, अगर हम यहाँ देखें बच्चों, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इधर समझना। ठीक है, ये रहा, या फिर यहाँ बताओ। ठीक है, यहाँ समझाते हैं। रे डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, फिर भी मैं तसल्ली के लिए आपके एक बार बता रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये ना बोले कि हमें अच्छे समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये ध्यान देना, गौर करना। ये रहा, तो हमने क्या कराया, सबसे पहले ये है पोल, ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है,
तो जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ मैं बता भी देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, जब पहले इसी को समझ लो। ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम ए भी मान रहे हैं ऐसा। तो रूल क्या है, पहला आपने बनाया, इसको कराया इंसिडेंट, ये नॉर्मली इंसिडेंट कराया। तो नॉर्मली है तो जिस रास्ते है, तो आपको पता है ये नॉर्मली कहाँ से आएगा, ऐसे ही आएगा, है ना बेटा, ऐसे ही आएगा। तो जिस रास्ते चला उसी रास्ते वापस आ गया। पर मैंने क्या बताया है कि जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर ही क्या होगा, आपकी इमेज बनेगी। दूसरा हमने क्या किया, इसको डाला पोल से। ये कहाँ से डाला बच्चों, पोल से इंसिडेंट कराया। पोल से जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने एंगल से निकल जाएगा ऐसा, ठीक है। तो हमें क्या इस तरफ रे मिल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे, आगे एक्सटेंड कराएंगे। ये देखो, ये हमने इसको एक्सटेंड कराया, इसको भी एक्सटेंड कराया, ये जाकर एक पॉइंट पर मिली, और जिस पॉइंट पर ये मिली इसको हमने ए डेस बी डेस कहा, और जहां ये मिलती है दिस इज इमेज। ये क्या है बच्चों, आपकी इमेज है। और अगर ये इमेज है तो हम लोग यहाँ पर बताते हैं कि इमेज कहाँ हमें दिखी, कैसे दिखी। क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है ना। तो हमने क्या बोला कि जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में लाई करते हैं तो आपके पास क्या होता है, पहली रे हमने डाली किसके, नॉर्मली, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ गई। दूसरा पोल से डाला तो यहाँ तो मिले नहीं, और मिलने की कोई आसार भी नहीं, क्योंकि इस तरफ निकल जाएगी और इधर निकल जाएगी, है ना। तो हमने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर गए, और ये जहां पर जिस पॉइंट पर क्या हुई, आपस में मिली, उस पॉइंट को बच्चों ने नाम दिया इमेज, ठीक है। तो हमें क्या दिखा, ये आपका है ऑब्जेक्ट, ये क्या है बच्चों ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो बन रही है ये आपकी इमेज है। ये क्या है बच्चों, इमेज है। तो मैंने आपको बताया कि हम इसमें तीन बातें निकालते हैं। सबसे पहली चीज आप बताओगे पोजीशन क्या है। अच्छा, इसको यहां लिखते हैं, इसको हटा दो नीचे वाले को, ठीक, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ समझते हैं वो क्या है, उसको समझो। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ समझते हैं, पहली चीज जो है फर्स्ट है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। बिल्कुल एकदम ध्यान देना, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में भी इसको समझाऊंगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा बच्चों हमने कहा हम साइज की चर्चा करेंगे, और तीसरा बच्चों हमने कहा हम नेचर की चर्चा करेंगे। साइज, नेचर, और इसके बारे में हम बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें, आओ समझते हैं। सबसे पहली चीज जो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप समझना। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो इमेज का पोजीशन है वो क्या है, तो आपको पता है बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अगर आपसे पूछा तो ये बताएंगे बिहाइंड द मिरर। ये किसकी पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिहाइंड द मिरर। और साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो बड़े साइज को हम लिखते हैं बच्चों इनलार्ज्ड, ठीक है, इनलार्ज है। और उसके बाद नेचर कैसा है, देखो अपराइट है, अपराइट को हम, और डॉटेड लाइन है, एक्चुअल नहीं मिली, मिलती हुई प्रतीत हुई, हमने पीछे जब इसको मिलाया तब जाके मिली, तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज है। और ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं इरेक्ट, अपराइट है। और मैंने बताया भी था कि वर्चुअल के साथ हमेशा आता है बच्चों इरेक्ट। तो ये आपको ध्यान देना है। कितनी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉनकेव मिरर में ऐसा कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करे कि जिस पर इमेज वर्चुअल मिलती है, ये एकमात्र केस है। इसके बाद आपको सारी इमेज रियल और इन्वर्टेड दिखेंगी, ये एकमात्र केस है। तो इसलिए याद रखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन P and F, then the image form is virtual and erect। एक केस मात्र है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। पहला क्लियर हो गया, दूसरे की तरफ चले। दूसरा बच्चों सेकंड केस आता है। अब हमने कहा पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था P और F के बीच में, अब हम F पर रख के देख रहे हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट को F पर रखा है तो ये भी ध्यान में रखना, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, F पर रखा है, तो क्या होगा। तो पहली जो इमेज हमने बनाई फर्स्ट वाली, इसको आप देखिए अच्छे से। पहला जो पॉइंट है वो हमने क्या किया, हमने पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे डाली, दिख रहा है ऐसा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ मैं आपको साथ साथ में करा भी देता हूँ, है ना, ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना आए बेटा, ठीक। ये रहा ऐसा। तो हमने जब यहाँ पर रखा तो आपको दिख रहा होगा ये पोल है बच्चों,
ये आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, पी और एफ के बीच में, अब हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पर, एफ पर, एट एफ। तो पहला रूल क्या होता है, हमने यहीं से रे डाली, पैरेलल डाली, और पैरेलल डालने के बाद ये कहाँ पर आके मिली बच्चों, फोकस पर आकर यहाँ पर जाती है, फोकस से पास होती है। दूसरा हमने क्या किया, इस रे को यहाँ से नॉर्मली 90 डिग्री के साथ किया, जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस आ गई सेम। तो हमने क्या देखा, क्या ये दोनों मिल सकती इधर, नहीं मिलेंगी। और मिलती कहाँ है, आपको पता है कि कहाँ मिलती है बच्चों, ये आपकी इन्फिनिटी पर मिलती है। पैरेलल लाइन कहाँ मिलती है, तो बोलते हैं इन्फिनिटी पर मिलती है। तो पैरेलल लाइन अगर इन्फिनिटी पे मिल रही है तो इमेज भी तो वही बनेगी, क्योंकि इमेज मैंने कहा था वहां बनती है जहां लाइन आपस में मिलती है। तो कहाँ मिल रही है, इन्फिनिटी पे। समझ में आया पक्का कि रे डायग्राम क्या बताया है। पहले हमने क्या किया, रे को पैरेलल डाला, फोकस से आई। दूसरा नॉर्मली इंसिडेंट कराया, सी से आई। और लेकिन हमने यहाँ देखा दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और पैरेलल लाइन कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पर मिलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2-3 बातों का जवाब दे देते हैं। पहली बात है पोजीशन, आप पूरा लिख लेना, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा हम लिखेंगे बच्चों साइज, और तीसरा हम लिखेंगे बच्चों नेचर क्या था। ठीक है, तो पोजीशन कहाँ है इसकी, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ लिखेंगे एट, कहाँ बच्चों, इन्फिनिटी। दूसरा जो साइज कैसा हो, इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा साइज होगा तो लिखेंगे हाईली लार्ज, क्योंकि बहुत जाएगी यहाँ से, अगर आप नापोगे ऐसा तो इन्फिनिटी तो बहुत जाएगा ना, ऐसे तो बहुत बड़ा साइज होगा ऐसा, यहाँ से नापोगे तो हाईली लार्ज होगा। और नेचर अगर बोले तो देखो नेचर कैसा एक्चुअल में जाके मिलेंगी, तो नीचे जा रही है, तो नीचे यहाँ तो इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा पोजीशन बताओ बच्चों, तो आपको याद रखना पोजीशन कहाँ बताई, एट इन्फिनिटी बताई है। अगर आपसे पूछा कि बताइए साइज कैसा है, तो पता है नीचे की तरफ बहुत बड़ा साइज होगा तो इसको हाईली लार्ज कहेंगे। तीसरा बच्चों अगर नेचर की बात करें तो नीचे की तरफ, और नीचे को बोलते हैं इन्वर्टेड, और कैसा होगा आपको पता है, रियल होगा, रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट को एफ पर रखते हैं तो इसकी जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बच्चों बनती है। अगला पॉइंट आपका आता है नेक्स्ट वाला, अब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखने के बाद रखेंगे एफ और सी के बीच में। तो अगली चीज देखो, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है किसके बीच में रखा है, एफ और सी के बीच में रखा है। ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रखा बच्चों, एफ और सी के बीच में रखा है। तो जब ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखते हैं तब क्या होता है, ये भी हमें यहाँ पर समझना होगा। तो जब ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू बना रहा हूं इसी को ही मैं। ठीक है, ये रहा। तो हम यहाँ देखें, रूल 4 ही है बेटा, हाँ रूल 4 ही है, जिसमें से मैं 2 या 3 रूलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा, ये पोल है, ये आपका एफ है, ये आपका बेटा सी है। तो ऑब्जेक्ट को आपने इस बार यहाँ रखा है ए बी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों, हमने एफ और सी के बीच में रखा है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखा है तो पहला केस क्या होगा, तो पहला केस होगा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, तो हम यहाँ से रे डाली, पैरेलल रे, और पैरेलल रे जब डाली यहाँ पर बच्चों तो ये पैरेलल रे डाली है, और ये कहाँ पर आती है हमको ये पता है, ये कहाँ आती है, फोकस से आती है, ऐसा ये रूल है, कहाँ से आती है, फोकस से। ठीक है, दूसरा हमने एक बात और पढ़ी है कि अगर आप फोकस से पास करते हो, अगर आप फोकस से पास करते हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये आ रही है, ये देखो कहाँ से, पहला रूल क्या था, पैरेलल डालोगे तो फोकस से आएगी। दूसरा रूल क्या है, फोकस से डाला तो पैरेलल आई, है ना। अगर मैं चाहूँ तो पोल से भी डाल सकता था, पर अभी फिलहाल समझो जो मैं बता रहा हूँ। तो हमने देखा कि जो इमेज ये लाइन कटी वो यहाँ कटी है, और ये आपका जो दिख रहा है आपको, ये अच्छे से आपको ध्यान देना है, ये आपका ए डैश और बी डैश है, देखो उल्टी इमेज बन रही नीचे की तरफ,
ए डैश और बी डैश, ये इमेज है। तो ये कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी बन रही है, सी के पीछे बन रही है। तो फिर वही सवाल जो मैंने बताया, इतना क्लियर हो गया पक्का कि रे डायग्राम के थ्रू हम जो बता रहे हैं, यहाँ भी वही चीज समझा रखी है। देखो आपको यहाँ भी रे को पैरेलल डाल रखा है पहले, और पैरेलल डालने के बाद देखो यहाँ से पैरेलल रे है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से आई है? फोकस से। और दूसरा कहाँ जा रही है? फोकस से। तो कहाँ पर आई है? पैरेलल आई है, और इस पॉइंट पर आकर मिल रही है। ये आपकी क्या है बच्चों? ये आपकी इमेज है। तो हमने यहाँ पर 3 बातों का जवाब देना है। पहला है, फर्स्ट आपसे पूछेगा पोजीशन, दूसरे आपसे पूछेगा साइज बताओ, और तीसरा आपसे पूछेगा बच्चों नेचर बताओ। ठीक है, क्या बताओ? नेचर बताओ। तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि अगर हम देखें पोजीशन कहाँ है बच्चों? बियॉन्ड सी है। साइज कैसा है? तो साइज थोड़ा सा बड़ा ही है, ऑब्जेक्ट से लार्ज है ना? देख रहा है कैसा बच्चों? लार्ज है। और नेचर कैसा है? नेचर पता नीचे की तरफ है और एक्चुअल मिल रही है, तो रियल होगा। और बच्चों क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। रियल होगा और क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, आया समझ में? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अगली चीज देखेंगे चौथा वाला। अब ऑब्जेक्ट को अभी हमने कहाँ रखा था? एफ और सी के बीच में। अब ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाते हैं सी पर। तो जब ऑब्जेक्ट को बच्चों आप सी पर लेकर आओगे ना, जब ऑब्जेक्ट को हम सी पर लेके आएंगे तब क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। आओ, तो हमने अब ऑब्जेक्ट को क्या रखा, ये बना लेते हैं रे डायग्राम यहाँ पे एक और। देखो वैसे डायग्राम बना हुआ है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, ये पोल है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अभी आपको जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहाँ रखना है बच्चों? आपको रखना है सी पर। तो ऑब्जेक्ट यानी कि सी पर होगा। तो रे डायग्राम के हिसाब से हम चले तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला, तो ये कहाँ से कटेगा बच्चों? फोकस से। ठीक है, फोकस से आएगा। और दूसरा वही चीज जो पीछे गया था, फोकस से पास कराओ। किससे कराओ बच्चों? फोकस से पास कराओ। तो फोकस से अगर हम पास कराएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ आएगी? आपकी पैरेलल जाएगी ऐसा। तो जब पैरेलल जाएगी तो ये दोनों कहाँ कट रहे बच्चों? आपको पता है सी पर कट रहे हैं, ए डैश बी डैश, और ये है ए बी। तो आपने देखा कि हमने इसको सी से ऑब्जेक्ट को रखा और इमेज भी सी पर बनी, है ना? और कैसी बनी? एकदम सेम साइज की बनी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सेम साइज की इमेज कौन सी मिरर में बनती है? तो एक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में तो हमेशा बनती है, लेकिन कॉनकेव मिरर में अगर आपसे पूछा कॉनकेव मिरर में सेम साइज की इमेज कब बनती है, तो आप बोलोगे जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं बच्चों? सी पर रखते हैं। तो हम यहाँ पर बताएंगे पहली चीज, फर्स्ट आपको बताएंगे बच्चों पोजीशन, दूसरा बच्चों साइज, और तीसरा बच्चों बताएंगे नेचर। पोजीशन की हम बात करें, पहला पोजीशन फर्स्ट की हम जब चर्चा करते हैं तो पोजीशन कैसी है? तो पोजीशन है बच्चों एट सी पर। साइज बोलेंगे तो साइज कैसा है? सेम। और नेचर का है नीचे की तरफ और एक्चुअल मिल रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैंने तो पीछे बताया भी था आप लोगों को कि एक केस मात्र ऐसा है जिस केस में आप देखते हो वर्चुअल इमेज बनती है, बकाया सारे कैसे है? रियल एंड इन्वर्टेड वाले ही केस है। ठीक है, बात क्लियर है एकदम। अगला आता है नेक्स्ट वाला, पांचवा केस। अब सी से पीछे लाओ। अब हम ऑब्जेक्ट को, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो अब मैं रे डायग्राम खुद नहीं बनाऊंगा, आपको क्लियर हो गई बात कि कैसे बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दे रखा है क्या कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? सी से पीछे रखते हैं। देखो सी है और इसके पीछे रखा है। रूल के मुताबिक पैरेलल डालो तो एफ पर आएगी। दूसरा कहाँ से डाला? सी से डाला। और सी से क्या होता है? जिस रास्ते आपने क्या कराया है, बोलो, जिस रास्ते आपने
इसको नॉर्मली भेजा है या 90 डिग्री बनेगा, उसी रास्ते वापस आ जाएगी। तो दोनों देखो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो दोनों कट रही है आपकी सी और एफ के बीच में। और साइज कैसा छोटा दिख रहा है यहाँ पे, साइज कैसा ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में छोटा साइज है। तो हम अगर बताएंगे 3 बातें यहाँ पे, तो पहली बात क्या बतानी है बच्चों, फर्स्ट है पोजीशन ऑफ इमेज, दूसरा बताना है बच्चों साइज, और तीसरा बताना है बच्चों नेचर। तो फर्स्ट हम पोजीशन की जब चर्चा कर रहे हैं, तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ पर है, तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की थी सी के पीछे, पर हमें बतानी किसकी, इमेज की बतानी है। तो इमेज की पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। साइज कैसा है बच्चों, छोटा साइज है, और छोटे को मैंने बोला था हम बोलते हैं डिमिनाइज्ड। क्या बोलते हैं, डिमिनाइज्ड बोलते हैं। और नेचर कैसा है, नीचे की तरफ है, तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड नेचर। नेचर की जब चर्चा करें तो नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड नेचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड आपका नेचर है यहाँ पे। क्लियर है ना, ठीक है। आगे की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है 6th वाला पार्ट है, छठा जो हमारा केस है। अब हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सी के पीछे इन्फिनिटी पे ले आते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं बच्चों किस पर, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, ये इन्फिनिटी है यहाँ पे, तो क्या हुआ, इन्फिनिटी से रेज कैसे आएंगी, पैरेलल रेज आएगी। पैरेलल का मतलब होता है इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये रे देखो पैरेलल आई है ना, कहाँ मिलेंगी, फोकस पे। और आ रहा समझ में, यहाँ से भेजा देखो फोकस पे, इधर से भेजा बेटा देखो नॉर्मली है ना, अगर आप नॉर्मली भेजोगे तो ये टकरा कर उसी रास्ते वापस जाएगी। तो ये हर बार कहाँ पर कटेंगी, ये आपको पता है कहाँ कट रही है, एफ पर कट रही है देखो। ठीक है, पैरेलल रेज कहाँ जाके मिलती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पर आकर मिलती है। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। और फोकस पे जो इमेज बन रही है पॉइंट जैसा बन रही है। कैसा बन रही है बच्चों, एक पॉइंट जैसा बन रही है। तो इसलिए क्या होगा, हम इसमें फिर 3 बातें बताएंगे। पहली बात मैंने बताई, फर्स्ट जो है वो आपको ध्यान देना है। पहला बच्चों है पोजीशन, दूसरा बच्चों है साइज, और तीसरा बच्चों है नेचर। अगर हमसे पूछेगा पोजीशन कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज की पोजीशन है बच्चों वो है एफ पर। और अगर हमसे पूछेगा साइज, तो बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे को बोलते हैं हाईली डिमिनाइज्ड। बहुत छोटे को क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनाइज्ड। यहाँ पर हम बोलेंगे बहुत छोटी इमेज है तो इसको बोलेंगे हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड। ठीक है, कैसी है, हाईली डिमिनाइज्ड। नेचर पूछेंगे तो वही नेचर है, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, ये पूरे 6 केस है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जिसको मैंने आपको रे डायग्राम के थ्रू समझाया है। कब पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ होनी चाहिए और इमेज कहाँ का बन रही है, साइज कैसा है, नेचर कैसा है। अब मैं आपको इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक में समझा देता हूँ, एक बार समझ लो इसको अच्छे से। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में समझा देते हैं, ध्यान देना। तो बच्चों जब शॉर्ट ट्रिक में इसको हम समझा रहे हैं तो आप मेरी बात को बिल्कुल एकदम गौर से और अच्छे से समझता। ठीक है, क्लियर है। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, ऐसे फर्स्ट पोजीशन पे हम लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला जो फर्स्ट वाला हमारा कॉलम होगा, ऐसे आप बनाओगे, बिल्कुल समझना पहले ध्यान से। पहला होगा फर्स्ट पोजीशन ऑफ किसका बच्चों, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आया समझ में, पहला फर्स्ट ये होगा, पहला फर्स्ट ये होगा। पहला हम बात करेंगे इसके ऊपर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन का भी हम यहाँ पर पता लगा लेंगे। ठीक, तीसरा आपका आता है नेक्स्ट, यहाँ हम चर्चा करेंगे पोजीशन के बाद साइज कैसा होगा, साइज ऑफ इमेज।
तो इमेज का साइज अगर हम देखें, यहाँ वो बताएंगे। और चौथे में हम बताएंगे नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है, जिससे मैं बता रहा हूँ कितनी बातें आपको याद रखनी है अच्छे से। 4 चीजें। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है, मैंने बोला पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो पहले आप ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखते हो, आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में रखना है। दिमाग में क्या रखना है, ये तो सिंपल सी बात मैंने पीछे ही बताई थी कि जब हम साइज के बारे में बात करेंगे या पोजीशन के बारे में बात करेंगे, पोजीशन क्या होती है ये भी ध्यान में रखना है। तो पोजीशन क्या होती है इसको जब समझा रहे हैं, तो पोजीशन क्या क्या है इसको जरा समझो अच्छे से। तो पोजीशन बच्चों, पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन, कहाँ, P एंड F, ठीक है। और दूसरा फिर P और F के पीछे कहाँ होता है, F पर। तीसरा कहाँ होता है बच्चों, बिटवीन F एंड C। और तीसरा होता है C पर। और चौथा होता है बियॉन्ड C। और उसके बाद पांचवा होता है एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, पहली पोजीशन फर्स्ट, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन। पहला हम रखते हैं बिटवीन P एंड F, दूसरा एट F पे, तीसरा F और C के बीच में, और ये, ठीक है। और ये मैंने आपको अभी पीछे जब स्टार्ट मैंने किया था, लेक्चर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ मैंने साफ साफ ये बात बताई थी आपको। पहले P और F के बीच में रखिए, फिर F पर रखिए, फिर F और C के बीच में रखिए, फिर C पर, फिर C के पीछे, फिर इन्फिनिटी पे। ऐसे आपको बिल्कुल एकदम 6 केस एकदम याद रखने हैं। अब देखो क्या है, काफी आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। पहला आपको याद करना पड़ेगा, क्या आपको याद रखना है कि जब भी आपको बोलेगा, एक केस है कॉनकेव का जो कि रियर केस है, P और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और साइज ऑफ इमेज कैसा होता है, तो साइज कैसा होता है बच्चों, एनलार्ज, मैंने कहा था बड़ा साइज मिलता है, एनलार्ज होता है। और नेचर जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। एक केस है ना, तो एक केस आपको याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद काम आसान। तो यहाँ से क्या करना है, ये लिखा ना, इसको इधर से उल्टा लिख देना है। जैसे यहाँ पहला एट इन्फिनिटी, फिर उसके बाद यहाँ इस वाले में बियॉन्ड सी, उल्टा लिखो, उल्टा ऐसे ऊपर की तरफ, बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर एट सी के बाद बच्चों यहाँ आ जाएगा बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में, एफ एंड सी, एफ एंड सी। और उसके बाद आ जाएगा एट एफ। क्लियर है, दोबारा से बता देता हूँ, एक बार फिर समझ लो अच्छे से जो बताना यहाँ पर चाह रहा हूँ। क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं, कि पहला केस बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, पहला केस ही फर्स्ट वाला। सेकंड केस में यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दो, ये एट इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, नीचे ऐसा लिखते हुए, फिर बिटवीन एफ एंड सी। है साइज, सबसे पहले साइज को देखो, इन्फिनिटी मैंने बोला था बहुत बड़ा साइज होता है, पहले साइज को बहुत बड़ा बनाओ, तो आएगा हाईली एनलार्ज्ड। फिर उसके बाद जब हाईली एनलार्ज हो जाता तो थोड़ा साइज कम करो, इसको बोलते हैं एनलार्ज्ड। फिर साइज सेम कर दो, फिर साइज छोटा करो, छोटे को क्या बोलते हैं, डिमिनाइज्ड। फिर बहुत छोटा कर दो, इसको बोलते हैं हाईली डिमिनाइज्ड, है ना, हाईली डिमिनाइज्ड। और नेचर कैसा है, मैंने कहा एक को छोड़कर फिर सारी की सारी जो नेचर दिखती है वो क्या दिखता है, रियल मटेरियल, लास्ट तक वही चलता चलेगा। आया समझ में। तो आप ऐसे भी बिल्कुल आसान से रे डायग्राम को आप याद कर सकते हो, बना भी सकते हो।
इजी तरीके से, है ना। अगर आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है समझने में, तो आप ऐसे भी करके कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, रूल कैसे होते हैं और उसको याद कैसे किया जाता है, शॉर्ट ट्रिक में कैसे आता है। एक बार समझ में आ गया तो सब बच्चे यस लिख दो तेजी के साथ। अगर समझ में आ गया तो सब बच्चे एक बार यस लिख दो, ताकि चीजें एकदम क्लियर रहे। जल्दी से अगर समझ में आया तो यस लिखो, फिर चीजें आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है तो यस लिखो तेजी के साथ। अब बच्चों, हाँ ठीक है, आगे चल रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, ठीक है, आगे बच्चों अब चल रहे हैं अगले पॉइंट में। नेक्स्ट आपका आता है मिरर फॉर्मूला। देखो होता क्या है कि जब आप ना किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पर रख रहे हो, जैसे मान लो हमने क्या क्या बोला आपसे, कि जैसे कोई भी केस आप ले लेते हैं, तो आपको क्या दिखता है कि यहाँ पर हम अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को रखने पर उसकी जो इमेज है, इमेज क्या बन रही है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट को अगर रखा गया है तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो है ना, और सारी डिस्टेंस हम कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं। अभी हम पढ़ाएंगे क्या साइन कन्वेंशन के बारे में, अभी बताते हैं, पहले समझ लो। तो जितनी भी डिस्टेंस होती है वो पोल से नापी जाती है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको यू से दिखाते हैं, और जहां पर इमेज बनती है उसको हम दिखाते हैं स्मॉल वी से। स्मॉल वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। स्मॉल वी का मतलब होता है बच्चों इमेज डिस्टेंस आपका होता है। ठीक है, और फोकस तक की लेंथ जो होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो आपको समझा रहा हूँ, मैंने आपको पहली बार बताया बच्चों यू के बारे में। यू को हमने बोला, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या होता है बालकों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या होता है, वी को हम बोलते हैं बच्चों आपका इमेज डिस्टेंस। वी को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। और एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ। एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। यू, वी और एफ तीन चीजें हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना। तो हमने क्या किया, इन तीनों में एक रिलेशन बनाया, यू, वी और एफ के बीच में रिलेशन। प्रूफ के लिए भी हम अगर बात करें, प्रूफ भी हम कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ आपका नहीं आता और आपको उससे ज्यादा मतलब है भी नहीं, उससे चल जाएगा पता कि फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, लेकिन जो यूज होने वाला वो ये है, यू है, वी है, एफ है, क्योंकि मैं प्रूफ करने जाऊंगा तो लेक्चर और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रूफ समझना है तो आप नीचे कमेंट करके लिख देना, मैं करवा दूंगा बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब हम बात करें इसी के बारे में, कि जब हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन दिखाते हैं, उस रिलेशन को ही हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। लिखा ना, द मिरर फॉर्मूला इज कॉल्ड द मिरर इक्वेशन। रिलेट्स क्या करता है, फोकल लेंथ को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को और इमेज डिस्टेंस को, ये स्फेरिकल मिरर को रिलेट करता है। और ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, याद रखना है। ठीक, क्या होता है लिख देता हूँ, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और आप v u f को बहुत अच्छे से समझते हो। v आपका इमेज डिस्टेंस है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f आपका फोकल लेंथ है। अब साइन कन्वेंशन में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि u के का साइन प्लस है कि माइनस है, v का साइन प्लस है कि माइनस है, f का साइन प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइन कन्वेंशन के बारे में, आप ध्यान से समझना। साइन कन्वेंशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में क्या दिखा रखा है, यहाँ पर पहला पॉइंट आपको बता रखा है कि जितने भी स्फेरिकल मिरर की डिस्टेंसेस होंगी, जितनी भी स्फेरिकल मिरर के डिस्टेंस की हम चर्चा करेंगे, तो सारी डिस्टेंसेस जो होंगी वो कहाँ से मेजर होंगी बच्चों, पोल से मेजर होंगी। ठीक है, अगर हम चाहे तो इसको बना के भी आपको दिखा सकते हैं। ये देखो, ये तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे, समझ लो बात को, ये एक मिरर है और यहाँ से, तो ये आपका पोल है, मान लो ये पोल है। तो जितनी भी डिस्टेंसेस है वो पोल से नापी जाएंगी। जितनी भी डिस्टेंसेस है सारी कहाँ से नापेंगे बच्चों, हम पोल से ही नापेंगे, ये ध्यान देना। ये आपका होता है फोकस, ये आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको ये गौर करना है। ठीक, दूसरा जो यहाँ पर आप देखो रूल में पहला पॉइंट, टेक द पोल सच ओरिजिन, यानी कि यहीं से नापेंगे, और जितनी भी डिस्टेंस है वो पोल से नापी जाती है। और उसके बाद बच्चों आपको बता रखा है
कि जो डिस्टेंस मेजर होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। मतलब क्या होंगी कि अगर आपने जैसे यहाँ से एक इंसिडेंट रे आपने भेजी, मान लो ये भेजी, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, ये देखो ऐसे आगे ऐसे आगे, मान इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, अब आपको पता है ये मैं वर्चुअलिटी बता रहा हूँ, हाँ, क्योंकि टकरा कर वापस भेज देगा, है ना। ये आपको क्या करेगा, जैसे आपने है टकरा कर ऐसे वापस भेज देगा, ये हम जानते हैं, ठीक है, ऐसे वापस भेज देगा। पर आपको याद रखना है कि जो डिस्टेंस आप इसकी डायरेक्शन में नापोगे वो पॉजिटिव होंगी, है ना, और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में नापोगे वो नेगेटिव होंगे। जैसे ये अगर मैं यहाँ तक की डिस्टेंस नापूंगा तो इसको आप नेगेटिव बोलोगे कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे नाप रहे हो, और अगर आप इस तरफ नाप रहे हो, जैसे यहाँ तक का डिस्टेंस नाप रहे हो, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, है ना, ये ध्यान देना, ठीक। यानी कि इसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होंगी, ठीक। आगे तो हम अगर बात करें नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं, तो यही है कि उसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होंगी। ऊपर की तरफ जो हाइट है, ऊपर की तरफ जो हाइट होंगी, जो भी हाइट है, इस हाइट को हम किससे नापेंगे बच्चों, इसको प्लस लेंगे, और नीचे की तरफ की जो है उसको हम माइनस लेंगे। तो ये आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन के बारे में ये भी आपको बता देते हैं। अब आ जाओ U के ऊपर, V के ऊपर, F के ऊपर। U का पहले U की हम बात करें बच्चों, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम मिरर के सामने रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने होगा तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। देखो इधर होगा, मिरर के सामने है तो इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। बिल्कुल एकदम ध्यान देना कि U जो है वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। F की हम बात करें, F प्लस होगा अगर आपका मिरर कॉन्वेक्स हुआ तो, और माइनस होगा F अगर आपका मिरर कॉनकेव हुआ तो, ठीक है। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ प्लस लेनी है। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? कॉनकेव के लिए क्या लेना है आपको, कॉनकेव के लिए लेना है माइनस, और कॉन्वेक्स के लिए क्या लेना है बच्चों, आपको प्लस लेके चलना है, ठीक है। अब आते हैं V पर। V को भी अब ऐसे देखोगे, अगर V जो है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आ रहा है तो आप प्लस लेना, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव होगा। अपोजिट मतलब इस तरफ, मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, अगर देखो और इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो पॉजिटिव लेना, और अगर फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो नेगेटिव लेना। सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में याद रखना है, U हमेशा नेगेटिव, U हमेशा नेगेटिव, और F जो है पॉजिटिव किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स के लिए, नेगेटिव किसके लिए होगा, कॉनकेव के लिए। V क्या है, अगर बिहाइंड बना तो पॉजिटिव, और अगर फ्रंट बना तो नेगेटिव। बस इतना ही है। अब इसके बाद हम क्वेश्चनों की भरमार करने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक प्रकार का रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या बताता है, ये हमें बताता है ऑब्जेक्ट का छोटा होना, ऑब्जेक्ट का बड़ा होना, क्योंकि जाहिर सी बात है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट को तो आप बड़ा घटा नहीं सकते, पर किसकी साइज बदलती रहती है, इमेज की साइज घटती बढ़ती रहती है। तो इमेज के साइन के बढ़ने घटने से हम ये बताते हैं कि उसका इलार्ज होना या छोटा होना डिपेंड करता है, और इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, ऊपर की तरफ है तो इरेक्ट है, नीचे है तो इन्वर्टेड है। डिनोट करते हैं स्मॉल m से, m बराबर hi, hi है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम लिखते हैं माइनस v अपॉन u, यानी कि ये इसके बराबर भी होता है, v अपॉन u, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर भी हम रख सकते हैं। जैसे आपको कहीं बोलता ना दुगुना है, तीन गुना, वो मैग्निफिकेशन है, क्योंकि वो आपको बता रहा है हाइट और इमेज में कंपेरिजन बता रहा है कि इमेज जो है हाइट का डबल है, इमेज जो है हाइट का आधा है। तो ये क्या बता रहा है, इमेज और हाइट का, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज का कंपैरिजन, और इमेज और साइज जो इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज का कंपैरिजन है, वही तो बच्चों मैग्निफिकेशन बताता है। मतलब बेसिकली अगर हम बात करें, किसको बताता है, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज को कंपेयर करके बताता है, इसीलिए इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसको कितनी किताबों में आपको देखो S' और H लिखा है, कितनी किताबों में H2/H1 लिखा है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब इसमें
ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर m 1 से बड़ा होगा तो बड़ी इमेज बनेगी, जाहिर सी बात है, HI अपॉन में HO है। तो अगर इमेज, हाइट ऑफ इमेज, समझ रहे हो, अगर ये बड़ा होगा तभी तो m 1 से बड़ा जाएगा, और बराबर हुआ तो 1 हो जाएगा, और अगर छोटा हुआ तो लेसन हो जाएगा। तो अगर लार्ज है तो इसका m 1 से बड़ा है, और अगर 0 से 1 के बीच में है तो छोटा है और इरेक्ट है लेकिन, और m अगर बराबर 1 है तो इसका दोनों का साइज सेम है, और m अगर 0 से छोटा है तो 0 छोटा का आएगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। 0 से ऊपर और 1 के बीच में, 1 से छोटा बता रहा है क्या, हाइट छोटी है, और 0 से बड़ा बता रहा है कि कैसा है बच्चों, इरेक्ट है। 0 से छोटा बताएगा कि कैसा इन्वर्टेड है। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल गौर करना है, ठीक है। तो एक सवाल मैं आपको इसमें करा रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन क्या है, यहां पर एक सवाल आपको दिया है, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। हमें कहता है एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ जो है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। मैं पूरा दिखाऊंगा, रेडाग्राम सब बना के। हमें कह रहा है एक आपके पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो सॉल्यूशन की जब हम चर्चा करते हैं तो कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ जो है बच्चों वो 15 है। कॉनकेव मिरर है तो इसलिए माइनस का फोकल लेंथ होता है। तो हम यहाँ पर साइड में एक कॉनकेव मिरर ही बना लेते हैं, ऐसा एक रफ डायग्राम, और आप आदत डालो इसकी बिल्कुल एकदम, है ना। ये रहा, ठीक, ये रहा पोल, और ये रहा आपका फोकस, और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको पता है कि जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर है, ये 15 है, और एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 30 पे रखा है। तो 30 का मतलब क्या होता है, 15 का डबल होता है ये, अरे 30 है। तो देखो, अगर जिन बच्चों को पीछे रे डायग्राम बताया था सी पर रखा है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पे। तो रे डायग्राम क्या होगा, ऐसा गया, यहां से टकरा के ये आ गया, क्लियर है। दूसरा यहां से भेजा और टकरा कर यही आ गया, ऐसा। तो ये देखो, तो रे डायग्राम हमारा बन गया। तो जिसको पता है वो आराम से बता सकता। अब उसने बोला कि इमेज की पोजीशन बताओ, तो पता है सी पर है। देखो रे डायग्राम कितना हेल्प करता है आपको, आपको बिना ज्यादा पेन चलाए आपका काम हो जाएगा। तो इमेज, अब बस हम फॉर्मेलिटी के निकाल लेते हैं। यू जो है बच्चों, यू है 30 सेंटीमीटर, नहीं ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा फ्रंट पे, तो यू हमेशा नेगेटिव होता है। पूछा है पोजीशन बताओ, तो वी निकाल रहा है, वी बताता है पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। किससे निकलेगा बच्चों, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बालकों, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। 1/v क्या है निकालना है, u क्या है बच्चों, प्लस का -30 हो जाएगा, f क्या है माइनस का 15। तो क्या आएगा, 1/v प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और माइनस का 1/15, 1/v ये नेगेटिव है, इधर आके आपका आ जाएगा पॉजिटिव। तो हम दोनों में ले लेंगे बच्चों एलसीएम, एलसीएम आएगा 30, 15 की टेबल पे 2 पे आता है, 30 की टेबल 1 पे आता है, तो आएगा -1/30। तो अगर आप 1/v जो है -1/30 आया है, तो v कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर आएगा। तो हमको मालूम चलता है कि जो पोजीशन है वो 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर है, जो कि कहाँ है, एट सी पे है। तो पोजीशन पूछेगा तो कहाँ आएगी, एट सी पे। कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें लेकिन आपको वो लिखना है, ठीक है, सी वगैरह नहीं लिखना है, यही लिखना है -30, है ना। और अगर मान लो हमसे पूछा, उसे पूछ देता कि ये बताइए कि मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन को निकालने का फॉर्मूला है -v/u। तो -v/u -v, v कितना है बच्चों, -30, और u कितना है बच्चों, u आपको पता है -30 है, u भी माइनस माइनस प्लस, तो ये इससे कटेगा, तो आंसर आएगा -1। तो आपको बताइए किससे छोटा है बच्चों, 0 से छोटा, तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी नीचे की तरफ। तो नेचर भी चल गया बता, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज कैसा है, तो बोलेंगे बराबर है। साइज कैसा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज कैसी है, सेम है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ पता है आपको,
कि आपको देखो फोकल लेंथ ध्यान लिखने से पहले पता करना है कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। रे डायग्राम आपको ये बता देगा कि आपकी पोजीशन इमेज की कहाँ है, ठीक है। एग्जैक्ट निकालना है तो एग्जैक्ट के लिए आप सॉल्व के बता सकते हो। जैसे हमको पता है 30 पे, तो मुझे बिना सॉल्व के पता चलेगा 30 है, लेकिन अगर अदर जगह होगी तो आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, आप लोकेशन रे डायग्राम से दिखा सकते हो। तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें सॉल्व करना पड़ता है और मिरर फॉर्मूला में वही चीज़ समझाता है। आ रहा बच्चों समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको सॉल्व करना और मुझे बताना कॉनकेव का है, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो।